एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तानिया सिंह। और आज हम लोग करने वाले हैं सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो। एंड हम इसमें करने वाले हैं ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी ओवरव्यू में पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन द पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो फर्स्ट, काइंडली सी दैट, राइट। इसमें आज हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी वाले पार्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम। सो लेट्स डू द ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल नोशन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, रेदर देन नॉन ट्रेडिशनल नोशन। ट्रेडिशनल मतलब नैरो कॉन्सेप्ट क्या है, जो ट्रेडिशनली चलता हुआ आ रहा है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, मिलिट्री थ्रेट से हम जो है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें, या फ्रीडम हो हमारी, कोई भी हथियार या फिजिकल इंजरी या फिजिकल वायलेंस टाइप ऑफ चीज़ें जो है वो उससे हमें फ्रीडम मिले। एंड ऑल्सो मिलिट्री एक्शन जो है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लाइफ को भी इफेक्ट करता ही है। इसके दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जब आपको कोई और दूसरी कंट्री जब आपको अटैक कर रही है, अनदर कंट्री आपको जो है अटैक कर रही है, तब आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी ब्रीच होता है, जिसके अंदर आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के, उनको जो है एंडेंजर किया जाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स तीन तरीके का हो सकता है। फर्स्ट, या तो गवर्नमेंट सरेंडर कर दे। दूसरा, या तो वो दूसरी साइड को प्रिवेंट करे बिफोर अटैकिंग हिम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्रिवेंट एंड डिफेंड। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो नाम सुनाएगा। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है कि कुछ भी चीज़ होने से पहले आपने रोक लिया। यहाँ पर अटैक करने से पहले हम दूसरी साइड को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम आपके ऊपर भी उतने ही लेवल का अटैक करेंगे ताकि आगे वाला रुक जाए। तीसरा हो जाता है, जब आप पे अटैक हो चुका है तब आप डिफेंड करेंगे, लड़ेंगे, या तो उसको हराएंगे या फिर अपनी कंट्री को जितना हो पाएगा बचाएंगे, उसकी अटैकिंग कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा होने नहीं देंगे। जनरली कंट्रीज़ क्या करती हैं, हार्डली ही कोई कंट्री सरेंडर करेगी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज़ में सरेंडर को जो है जनरली सपोर्ट नहीं किया जाता है। ऑब्वियसली सरेंडर इज़ अ टूल ऑफ कावर्डाइज। अगर आप सरेंडर कर देते हैं मतलब कि आप उसकी सारी डिमांड्स को फुलफिल करें। तो जनरली जब कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो जनरली या तो कंट्री प्रिवेंट करने की कोशिश करती है, या अटैक हो चुका है तो डिफेंड करने की कोशिश करती है। इसका थर्ड कंपोनेंट हो जाता है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पावर से मेरा मतलब है कि पावर को बैलेंस कर लेना। ये जो स्ट्रैटेजी है कब काम आती है? मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, ए एंड बी। ए बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो बी भी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ताकि इन दोनों की पावर बैलेंस हो जाए। अब पावर बैलेंस होने से क्या होगा कि ए ना ही बी पे अटैक करेगा और ना जो है बी ना ही ए पे अटैक करेगा, ना ही ए बी पे अटैक करेगा, बिकॉज दे नो कि उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत हाई है एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम बी पर अटैक करेंगे तो, राइट। यही होता है न्यूक्लियर पावर में। कोई भी कंट्री है उसने अपनी न्यूक्लियर पावर की, फॉर एग्जांपल इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में। उसी के ठीक बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए। क्यों? ताकि बैलेंस ऑफ पावर हो जाए। क्योंकि न्यूक्लियर अगर कंट्री के पास कितनी भी मिलिट्री है, पर अगर दो कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर है तो आपस में नहीं अटैक करेंगे, बिकॉज दे नो दैट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। अगर हमने न्यूक्लियर अटैक किया तो वो दूसरे वाले तो न्यूक्लियर अटैक्स की बारिश कर देंगे। सो ये क्यों किया गया? ताकि बैलेंस ऑफ पावर हो, कोई एक कंट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। जैसे कि आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेबरिंग कंट्री है, वो अटैक ज़रूरी नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर में ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अटैक कर रहा है, लेकिन इट इज़ अ प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई आप पे अटैक ना करे, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कोई नेबरिंग कंट्री है, वो शायद अटैक के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, बट क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है तो फ्यूचर में अगर कुछ अटैक होता है तो इट विल हैव अ अपर हैंड, राइट। तो अगर वो एग्रेसिव हो जाता है तो हम लोअर हैंड में रह लगेंगे। इसलिए हमें बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए अपनी भी पावर को बढ़ाना पड़ता है। स्पेशली ये वहाँ पर देखा जाता है जहाँ पर आपस में नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो उस केस में एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने से आपकी मिलिट्री की पावर भी बढ़ जाएगी। हालांकि इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजिकल पावर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर द बेसिस ऑफ मिलिट्री पावर। जिसकी इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी दोनों बेटर है, उसकी मिलिट्री भी बेटर होगी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो आ जाती है, फोर्थ स्ट्रैटेजी, वो होती है अलायंस बिल्डिंग। यानी कि अगर हम अलायंस बना लें तो इस तरीके से भी कोई भी थ्रेट आ रही है, मिलिट्री थ्रेट एक्सटर्नल कंट्री कर रही है, तो उसको रोका जा सकता है। व्हाट इज अलायंस? अलायंस इज दी coalition of the states that coordinate their actions to differ or defend against military attack। भी ऐसी स्टेट्स का एक ग्रुप है, एक coalition है जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। कोई भी उन पे अटैक करता है तो वो
कहते हैं ना एकता में बल होती है, तो सिमिलर थिंग इज देयर कि वो अलायंस बनाकर लड़ते हैं, अलायंस में देयर इज अ स्ट्रेंथ। एंड ये सारी अलायंस जो है वो ऐसे नहीं कि बना दी, फॉर्मलाइज्ड की जाती हैं, रिटन ट्रीटीज लिखी जाती हैं और क्लियर आइडेंटिफिकेशन होता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द थ्रेड, मतलब कौन सा ऐसा थ्रेड होगा जिसमें दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। प्लस ऐसा भी होता है कि अलायंस जो है वो अपनी इफेक्टिव पावर को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो अनदर, आपने देखा है कोल्ड वॉर हुआ था, राइट, वी हैव डन इन द चैप्टर सेकेंड एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो यूएस था और यूएसएसआर था, उन्होंने अपनी अलायंस बनाई थी, इन्होंने अपनी अलायंस बनाई और इन्होंने अपनी अलायंस बनाई। क्यों? कि आगे वाला अगर अलायंस बना रहा है तो हम भी अपनी अलायंस बढ़ाएंगे ना। सो इट वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अलायंस बिल्डिंग। अलायंस जो है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है और अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो गए तो वो अलायंस के भी इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यूएस ने सपोर्ट किया था एक टाइम पे इस्लामिक मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ, लेकिन वही इस्लामिक मिलिटेंट्स एक्चुअली में बाद में अटैक कर देते हैं यूएस पर, यानी कि यूएस ने जिस चीज़ को सपोर्ट किया उन्हीं ने जो है अल-कायदा, जो एक ग्रुप ऑफ इस्लामिक मिलिटेंट ही है जिसको ओसामा बिन लादेन चलाते थे, द फेमस वन, राइट। तो पहले ओवरऑल ये कह रहे तो उन्हें सपोर्ट किया यूएसएसआर के खिलाफ, बट लेकिन बाद में उसने उसी पर अटैक कर दिया, जो कि आपका 11 सितंबर 2001 का अटैक है, जिसको मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, 9/11 का अटैक, वो अटैक कर दिया। तो क्या हुआ, जब नेशनल इंटरेस्ट थे तब उन्होंने, इन दोनों ने अपनी अलायंस बनाई, बाद में जब नेशनल इंटरेस्ट इनके चेंज हो गए तो अपने ही आदमी पे अटैक। सो नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट। एक्चुअली में ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी में जो मोस्ट और थ्रेट्स होते हैं कंट्री को, वो आउटसाइड ही आते हैं, आउटसाइड द बॉर्डर से ही होते हैं। क्यों? मोस्ट ऑफ द थ्रेट्स इंटरनल ना होकर एक्सटर्नल क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में। तो द आंसर टू दिस इज दैट कि इंटरनेशनल सिस्टम में ना कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। हम कह सकते हैं कि कोई किंग नहीं है, कोई उन्हें कंट्रोल या रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है ही नहीं जिनकी वो बात माने, राइट, जिनकी सारी कंट्रीज बात माने। वेयर एज अगर आप कंट्री में देखेंगे, विद इन कंट्री सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। लेकिन जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी एक ऐसी, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि सारी कंट्रीज़ को कंट्रोल कर पाए। सो दैट इज़ वाई एक्सटर्नली ज़्यादा थ्रेट्स आते हैं। कंट्रीज दे डू वट एवर दे लाइक टू डू विदाउट एनी वन स्टॉपिंग देम। सो दिस इज देयर। नाउ कैन यूएन एक्ट एज अथॉरिटी? क्या उस सेंट्रल अथॉरिटी की पोजीशन यूनाइटेड नेशन ले सकते हैं? ऑलरेडी हम लोग यूनाइटेड नेशन इस ऑर्गेनाइजेशन में देख चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन कितना इनइफेक्टिव है। अगर आप नहीं देखा है मेरा वीडियो, यू कैन वॉच इट आउट, राइट। सो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या होता है कि ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी, है ना, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है वो उतना ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन उन्हीं के मेंबर्स पे बनाया है और जितना उनकी मेंबरशिप उन्हें अलाउ करती है उतनी ही लिमिटेड अथॉरिटी वो लेते हैं। इससे आगे बढ़कर बियॉन्ड द कंसर्न जाकर वो अथॉरिटी नहीं दिखा सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ केस विद दैट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज अ कार्टून, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस कार्टून। सो इस कार्टून में जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड क्लब जो है नाम दिया हुआ है इसको। अब समझिए इस चीज़ को, किस किस ने यूनाइटेड नेशंस वाला चैप्टर मेरा देखा है तो उन्हें पता होगा न्यूक्लियर पावर क्लब यानी कि P5 मेंबर कौन है। सो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट आर द P5 मेंबर्स, हु ऑल आर द P5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो हाउ डू द बिग पावर्स रिएक्ट व्हेन द न्यू कंट्रीज क्लेम द न्यूक्लियर स्टेटस? On what basis can we say that some countries can be trusted with the nuclear weapons while others can't be? So देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड स्टार क्वेश्चन है बिकॉज ये स्टार कार्टून है, बिकॉज ये कार्टून बहुत बारी आता भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। से ये सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, ये देखिए, ये एक्चुअली में समथिंग लाइक अ पेन लाइक दे हैव, विच आई थिंक दे हैव शोन इट एज अ सिगार और समथिंग लाइक दैट, एंड उससे न्यूक्लियर एटम्स की रिएक्शन निकल रही है। ये कौन सी कंट्रीज है? जाहिर सी बात है ये P5 कंट्रीज हैं। इसमें ये छोटे छोटे जो जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये भी न्यूक्लियर पावर वाली, इनके पास भी न्यूक्लियर पावर है। तो ये क्या शो करना चाहता है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि जो P5 मेंबर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे NPT और ऐसे तरीके के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और ये सब बनाया था, जिसके तहत ये लोग कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो P5 मेंबर है वही न्यूक्लियर पावर अब से ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर डेट के बाद जो है कोई किसी की भी कंट्री को राइट नहीं होगा कि वो न्यूक्लियर पावर जो है को अटेन कर सकती है। तो अब वो जो है सिर्फ ये जो 5 कंट्रीज उन्होंने बना लिया, अब इसके बाद और कोई कंट्री नहीं करेगी, लेकिन बाकी सभी कंट्रीज़ ने, क्योंकि ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पावर तो मेंटेन करना था ना भैया, तो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए बाकी सारी कंट्रीज़ ने भी क्या किया, उन्होंने छुपके छुपके अपनी न्यूक्लियर पावर बनाने लग गए, राइट। जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर्स बनाई, इवन इंडिया ने भी छुपके ही अपनी न्यूक्लियर पावर को 1998 में ये न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनी थी। सक्सेसफुली न्यूक्लियर पावर टेस्ट हुए थे, हमने बहुत ही छुप कर किया है। एंड इस पर मूवी भी है, ठीक है, परमाणु करके एक मूवी भी है जिसके अंदर वो बताते हैं कि कैसे हमने छुपके बनाई है। इवन जब हमने की थी तो हमने इन P5 मेंबर्स से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुना था, बट ओवर एंड आउट बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। हमारे पास पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बना, फिर नॉर्थ कोरिया, सो दे डिडंट P5 मेंबर्स ऑब्वियसली डू नॉट लाइक कि उनके अलावा और कोई पावरफुल बने, तो उनका रिएक्शन जो है वो एंगर से भरा हुआ था, दे वर प्रोहिबिटिंग। तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका रिएक्शन कैसा रहेगा। उसके बाद ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट सम कंट्रीज आर ट्रस्टेड विद न्यूक्लियर वेपन्स व्हाइल अदर्स कांट। सी, अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को सिविलियन पर्पस के लिए और पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तब तो यू कैन बी ट्रस्टेड विद, बट अगर आप अपनी सारी न्यूक्लियर वेपन्स को पीसफुल पर्पसेस के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यू कांट बी ट्रस्टेड विद, क्योंकि न्यूक्लियर पावर को हम लोग पीसफुल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेंस दैट बहुत सारी कंट्रीज़ हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो अगर वो सिविलियन के लिए बेनिफिशियल हो रहा है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देन यू कैन बी ट्रस्टेड विद। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होगा इंटरनल सिक्योरिटी में, जो थ्रेट है वो किसी और कंट्री से नहीं बल्कि अपनी ही कंट्री में वायलेंस से, अपनी ही कंट्रीज़ में ग्रुप लड़ रहे हैं, अपनी ही कंट्रीज़ के लोगों को या फिर हमारी खुद की कंट्री के कोर वैल्यूज़ को जो है एंडेंजर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका इंटरनल पीस एंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। एक कंट्री सिक्योर होगी जब वहाँ पर वायलेंस या थ्रेट ऑफ वायलेंस जो है उसके बॉर्डर्स में बहुत ही कम होगा, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल थ्रेट टू पीस एंड डेंजर्स द कोर वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, कंट्रीज। क्लियर? अगर आपकी जो है इंटरनली आपको कोई जो है थ्रेट कॉज कर रहा है, वायलेंस कॉज कर रहा है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, तो वो इंटरनल सिक्योरिटी हुई। अब इसके ना डिफरेंट स्टेजेस हैं कि डिफरेंट स्टेजेस पे इंटरनल सिक्योरिटी को कब इम्पोर्टेंस दी गई, कहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। जैसा कि मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मोस्टली एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है और उसके पीछे रीज़न भी बताया था। अब ये जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के कम इम्पोर्टेंस होने का रीज़न क्या है। तो देखिए वाई, ये क्वेश्चन आता है, मार्क इट एज अ स्टार क्वेश्चन, वाई आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंटरनल सिक्योरिटी वॉज नॉट गिवन मच इम्पॉर्टेंस, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस थी इंटरनल सिक्योरिटी की, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस रही, दोनों ही टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि डेफिनेटली गवर्नमेंट्स जो है वो कंसर्न रही हैं अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पर एक्चुअली में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं दिया गया जितना पास में दिया जाता था, क्योंकि 1945 के बाद यूएस एंड यूएसएसआर जो है वो यूनाइट हो चुके थे और अब हम लोग पीस एक्सपेक्ट कर सकते थे, है ना, क्योंकि उन्होंने साथ में वॉर लड़ा था। अभी कोल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है, उस टाइम पे यूएस और यूएसआर साथ में है, तो ऑब्वियसली मच पीसफुल है। प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ भी, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो कोई भी सीरियस थ्रेट फेस नहीं कर रहे थे फ्रॉम द कम्युनिटीज़ विद इन लिविंग द बॉर्डर्स, तो उनका जो फोकस है वो ज़्यादा एक्सटर्नल सिक्योरिटी की तरफ गया रेदर देन इंटरनल सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन ही आ जाती कि कौन सी एक्सटर्नल थ्रेट जो हैं ये यूरोपियन कंट्रीज फेस कर रहे थे। तो अगेन दो टाइप के थ्रेट, फर्स्ट जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर एक अलायंस यूएस की थी और दूसरी सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट अलायंस थी, और ये दोनों अलायंस हमेशा मिलिट्री अटैक जो है वो फेस करने का उनके अंदर डर ही रहता था। पूरा यूरोप जो है वो दो पार्ट्स में उस टाइम पे डिवाइड हो गया था, एक वेस्ट में एक ईस्ट में। ईस्ट वाली साइड यूएसएसआर की साइड थी एंड यूएस की साइड थी। ऑब्वियसली जब आपके दो लोगों के बीच में कभी भी मिलिट्री अटैक हो सकता है तो आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे देन इंटरनल सिक्योरिटी। सेकेंड इसका ये है कि देखिए यूरोप जो है लाइक ब्रिटिश
जैसे हम ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, उस तरीके से यूरोपियंस जो थे, ब्रिटिशर्स जो है एक्चुअली यूरोपियंस ही तो हैं, यूरोपियंस ने डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। इंडिया वाज वन ऑफ दोज कॉलोनीज, है ना। तो उन कॉलोनीज़ के लोग इंडिपेंडेंस के लिए 1945 के बाद स्पेशली जो है, हम लोग भी 1945 के बाद हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट हमने बहुत पहले से स्टार्ट था, बट हमने एकदम एक फास्ट पेस पे हमने उस चीज़ को लेकर गए। तो उन्हें वो भी चीज़ संभालनी थी कि जो हमारी कॉलोनाइज पीपल है, जो हमारी कॉलोनाइज कंट्रीज़ हैं, वो अब जो है इंडिपेंडेंस की गुहार लगाएंगी। तो उनका सारा टेंशन उस एक्सटर्नल सिक्योरिटी को संभालने में चला गया, राइट। वी कैन रिमेंबर जो फ्रेंच थे वो वियतनाम में फ़ाइट करे थे 1915s में, और जो ब्रिटिश है वो केन्या में फ़ाइट करे 1915s अर्ली 1916s में। तो इस वजह से इंटरनल सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू नहीं रहा था। 1940s के बाद जब एक्चुअली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई, तो इसमें भी दो टाइप की कंट्रीज़ थी जिनका रिस्पॉन्स जो है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल, कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जैसे यूरोपियन पावर्स जो हैं वो कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उनकी नीड्स डिफरेंट थी, ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने जो आफ्टर काफ़ी सारी जो है वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई थी, इंडिया वॉज वन ऑफ दोज, है ना। तो उनमें से कुछ कंट्रीज़ थी जिन्होंने कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। उन कंट्रीज़ का क्या था कि वो हमेशा इस चिंता में रहती कि कोल्ड वॉर कभी हॉट वॉर ना बन जाए और हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए, राइट। दोनों अलायंसेस एक दूसरे पे कभी भी अटैक का डर रहता था। तो इसकी वजह से 1/3 ऑफ जितने भी वॉर्स हुए पोस्ट सेकेंड वॉर पीरियड में, उनका रीज़न कोल्ड वॉर ही है। एंड ये सारे जो वॉर्स हैं ये थर्ड वर्ल्ड में फॉट किए गए हैं। तो इसलिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे इनका ज़्यादा ध्यान रहता था, क्योंकि उन्होंने कोल्ड वॉर को ज्वाइन कर लिया था। प्लस कुछ यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स जो हैं वो वायलेंस फेस करी थी अभी भी उन कॉलोनीज से, ठीक है। सम कॉलोनियल पीपल दे फियर्ड कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स हैं वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो इसके लिए भी उन्हें प्रिपेयर रहना पड़ता था ऐसी कंट्रीज़ को। मतलब समझिए, मान लीजिए ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने अपनी कॉलोनी इंडिया में बनाई है। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स, क्योंकि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई है, तो इंडिया रिवेंज भी तो ले सकता है, इंडिया उन पर अटैक भी तो कर सकता है, राइट। नेक्स्ट टाइप 2 कंट्रीज़ ऐसी थी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, स्पेशली एशिया और अफ्रीका की। वहाँ पर क्या थी, यूरोपियन कंट्रीज़ जनरली थी। टाइप 2 में एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ थी जो कि मोस्टली कॉलोनी थी, क्योंकि यूरोपियंस तो थे कॉलोनी बनाने वाले, लेकिन जहाँ पर कॉलोनी बन रही थी वो एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ थी। तो ये जब इंडिपेंडेंट हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें खुद की नेबरिंग कंट्रीज से बहुत ज़्यादा मिलिट्री कन्फ्लिक्ट वगैरह का थ्रेट था, राइट। सो दे वर फेसिंग द थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर्स एंड अपने नेबर से ही, बट इनसाइड भी दे वर फेसिंग मैनी थ्रेट्स, क्योंकि बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ये फियर करती थी कि उनके जो नेबर्स हैं उनसे ज़्यादा वो डरते थे देन यूएस और यूएसआई या फॉर्मर कॉलोनियल पावर से। क्योंकि आप समझिए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट हुए तो हमने क्या किया, हमारे बीच में कितने नेबरिंग कंट्री बन गए, क्योंकि हमारा इंडिया डिवाइड हो गया, और आज तक भी हमारे बीच में क्या है, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। तो अब ये जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मतलब मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स जो चले हैं, एक तरीके से हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में फोकस कर रहे थे। उस टाइम पे हमारा फोकस नहीं था कि हम यूएस या यूएसएसआर को ज्वाइन करें या हमारे कॉलोनियल पावर से हम बदला लें, ऐसा कुछ हमारे मन में नहीं था। क्योंकि हमारे जो टेरिटरीज जिस तरीके से डिवाइड की गई थी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ को यही प्रॉब्लम थी कि बॉर्डर और टेरिटरी के इशू को लेकर जो है ऑलमोस्ट सभी जगह पे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट थी। प्लस साथ ही साथ एक्सटर्नल तो था ही, इंटरनल भी था। इंटरनली जो है नई नई स्टेट्स जो हैं उसमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू हो गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, इंडिया बना ना, उसमें से पहले इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही थे, उसमें से सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि पाकिस्तान को अलग होना है, तो हमें इससे भी डील करना पड़ा। तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आ गया ना कि भाई वी हैव टू फाइट इट बैक, राइट। सो दिस वॉज द थिंग। प्लस उसके बाद भी कई लोग इंडिया से सेपरेट होने के लिए मूवमेंट्स कर रहे थे। काफ़ी सारे ऐसे, आपने चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग सुना होगा, प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंडिया से अलग जाना चाहती थी। कश्मीर इन इटसेल्फ वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर, राइट। तो इस तरीके से हम इंटरनल भी फेस कर रहे थे और एक्सटर्नल भी फेस कर रहे थे। तो हमारा एक मिक्सअप था, इंटरनल एक्सटर्नल मिक्सअप हो गया। अब कभी कभी इंटरनल एक्सटर्नल मिक्स हो जाता था। कैसे?
जो नेबरिंग कंट्री है, जो हमारी दुश्मन कंट्री है, वो क्या करती थी, जो हमारी इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको और ज़्यादा भड़का देती थी। तो इंटरनली जो प्रॉब्लम चल रही है उसको और ज़्यादा भड़का कर कंट्री एक्सटर्नली भी फेस कर रही है और इंटरनली भी बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। तो इससे क्या हो गया, दोनों मर्ज हो गए। लेकिन उस टाइम पे इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो 95% ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का रीज़न थी, ना कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी। 1946 से लेकर 1991 तक 12 फोल्ड राइज हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सिविल वॉर्स में देखने को मिला है इन द 200 ईयर्स। और जो नए स्टेट्स थे, एक्सटर्नल जो वॉर्स थे वो जनरली नेबर्स के साथ ही होते थे उनके, एंड इंटरनल वन जो है वो ज़्यादा सीरियस था देन एक्सटर्नल वन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड आर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या शो किया जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड आर्म्स, यानी कि बाकी सारे सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, ट्रेडिशनल वाले क्या करते हैं, एक्सटर्नली अपनी हथियार को बढ़ाते हैं, बैलेंस पावर करते हैं, डिफेंस करते हैं। लेकिन थर्ड वर्ल्ड के आर्म्स ये नहीं थे, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की ओर देख रही थी, उसे अपनी इंटरनली सिक्योरिटी की पड़ी थी रेदर देन, क्योंकि ये कंट्रीज़ अभी अभी इतनी पुअर है एंड दे डोंट वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द ब्लॉक, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी से ही वो डील करी थी रेदर देन एक्सटर्नल वंस। तो वो अपनी ही, चाहे वो अब पॉवर्टी हो, चाहे वो हंगर हो, चाहे वो इंटरनली लोगों को समझाना हो। थर्ड वर्ल्ड के आर्म्स कुछ और थे। थर्ड वर्ल्ड के आर्म्स थे कि हम अपनी कंट्री को और ज़्यादा डेवलप बनाएं, पॉवर्टी दूर करें, रेदर देन द अदर कंट्रीज़ जो कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी में लगी हुई थी। नाउ दिस इज़ अ पार्ट थर्ड में हम लोग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन करेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम कॉपरेशन के थ्रू जो है अपनी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को खुद को बचा सकते हैं एक्सटर्नल थ्रेट से और इंटरनल थ्रेट से। सो विल डू इट इन द पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो। टिल देन आई होप दिस चैप्टर हैज़ बीन वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मीट you up in the next video very soon.